चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण में समास पढ़ाया था। आज हम लोग शुरू करते हैं कारक। तो टाइम वेस्ट न करके डायरेक्ट कारक में आइए। पहले देखिए, जैसे उदाहरण देकर समझाऊं, उसके बाद मैं बता रहा हूं। जैसे रमेश ने सुरेश को पत्र लिखा। अब इस वाक्य में ये लिखा जो है, यह है क्रिया, ठीक है। अब देखिए, रमेश लिखने का काम कर रहा है, तो क्रिया के साथ किसका संबंध है? रमेश का, ठीक है। अच्छा, किसको लिखा गया पत्र? सुरेश को लिखा गया, तो क्रिया के साथ इसका भी संबंध है, इसका भी संबंध है, ठीक है। और साथ ही साथ रमेश का सुरेश के साथ संबंध है। रमेश ने किसको पत्र लिखा? सुरेश को पत्र लिखा। तो सारे जो शब्द हैं वो एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम ये ने हटा दें, को हटा दें, तो क्या हो रहा है? रमेश सुरेश पत्र लिखा। इसका जो भी वर्ड है एक दूसरे के साथ कोई संबंध जोड़ ही नहीं रहे हैं। जब ने दे रहे हैं और यहाँ पर को दिया जा रहा है तो संबंध जुड़ जा रहा है। तो कारक किसको कहते हैं? कि वाक्य के संज्ञा और सर्वनाम, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो जब क्रिया के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो उन्हीं को कहते हैं कारक। अब क्रिया के साथ विशेषकर इसके अलावा दूसरे शब्दों के साथ भी संबंध होता है। रमेश के साथ सुरेश का भी एक संबंध है, इसके साथ भी इसका एक संबंध है। तो संबंध जोड़ने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द, उन्हीं को कहते हैं वाक्य में कारक। तो कारक की परिभाषा आप अपने अपने किताब से पढ़ लीजिएगा। मैं जो बताता जा रहा हूं उसको आप लोग नोट करते जाइएगा तो आपको समझने में सुविधा होगी। और परिभाषा जो है वो आप किताब से या गाइड से याद कर लीजिएगा। मकसद हमारा है कि एग्जाम में जब कारक दिया जाएगा, वाक्य दिए जाएंगे कि कारक चुनिए और उनका नाम लिखिए, वो हम लोगों को करना है, ठीक है। तो कारक किसे कहते हैं? तो कारक की संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसको कहते हैं कारक। विशेष करके क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है। देखो, रमेश के साथ लिखा का संबंध है, सुरेश का भी संबंध है क्रिया के साथ, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? कारक। और कारक को वाक्य में पहचानने का एकदम ईजी तरीका कि आप वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द खोजिएगा, वो कारक होंगे, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजिएगा तो वो कारक होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जैसे एक वाक्य में संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया विशेषण होता है, विशेषण होता है, हाँ, क्रिया होती है। तो जैसे लिखा क्रिया है, तो ये कारक नहीं होगा। कारक वही होगा जो संज्ञा या सर्वनाम होगा। तो जैसे रमेश एक नाम है तो एक संज्ञा है तो ये कारक हुआ। सुरेश एक नाम है तो ये भी संज्ञा है तो ये भी कारक हुआ, ठीक है। एक सब कारक हुए। अब कारक के बाद, कारक शब्द के बाद देखिए, ये यहां पे ने लगा हुआ है, यहां पर को लगा हुआ है। इनको कहते हैं कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, ठीक है। तो ये कारक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं कारक के भेद। कारक का जो भेद है वो कहीं कहीं पर आपको किताब में 6 मिलेंगे, कहीं पर 8 मिलेंगे। वो 6 और 8 पर एक विवाद है कि किसी किसी बुक में या कोई व्याकरणविद जो है वो कहता है कि कारक का हिंदी में 6 भेद होते हैं, कोई कहता है 8 भेद होते हैं। वो आगे इस विवाद में हम लोग को नहीं पढ़ना है। वो कारक और अकारक पद, जैसे कारक के 8 भेद में से 2 भेद होते हैं, संबोधन कारक और संबंध कारक। इन दोनों कारकों को कारक नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग 8 भेद मानकर ही चलते हैं कारक का। संबंध और संबोधन कारक, उसको भी कारक का भेद मानते हैं। तो कारक के जो भेद हैं उसमें पहला भेद होता है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक मैं केवल उदाहरण देकर आप लोगों को समझाते चलूंगा, परिभाषा मैं नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। मैं मुंह से जो बोल रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिएगा, वही परिभाषा होगी। कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया को करता है वही हो जाता है कर्ता। जैसे उसके पहले का उदाहरण क्या था? रमेश ने सुरेश को पत्र लिखा। यहां लिखने का काम कौन कर रहा है? रमेश, ठीक है। तो क्रिया को जो करेगा वही कहलाता है कर्ता।
तो रमेश क्या हो गया, कर्ता कारक। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ने, तो ने है इस कर्ता का विभक्ति चिन्ह। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ने नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में अगर इस वाक्य को लिखे तो क्या होगा, रमेश सुरेश को पत्र लिखता है। यहां पे रमेश के बाद ने का चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है। तो वर्तमान काल या भविष्य काल में अगर इसको लिखे, रमेश सुरेश को पत्र लिखेगा, ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको रमेश के बाद वो विभक्ति चिन्ह जो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, वो नहीं मिलेगा। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ने न रहने के बावजूद भी देखिए एक संबंध है कि नहीं, रमेश और सुरेश को पत्र लिखता है, कारक हो रहा है कि नहीं। मैंने क्या कहा था कारक की परिभाषा पढ़ाते समय कि संबंध होना चाहिए, संज्ञा शब्दों का संबंध होना चाहिए क्रिया के साथ। रमेश का संबंध लिखता से है, ठीक है, रमेश और सुरेश के बीच एक संबंध है कि रमेश सुरेश को पत्र लिख रहा है, तो संबंध जुड़ रहा है ना, तो हो गया ये आपका कर्ता कारक। दूसरा कारक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग एक सीरियली ही पढ़ेंगे कि आपके किताब में जो भी दिया हुआ है सीरियल वाइज कि 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ेंगे। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक राम आम खाता है। यहां पे देखिए खाता है क्रिया, मतलब काम। ये काम कौन कर रहा है, राम। तो काम को जो करता है अर्थात क्रिया को जो करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता। तो राम क्या हुआ, कर्ता कारक। अब ये जो क्रिया है इसका असर किस पर पड़ रहा है, आम के ऊपर। आम बेचारा खत्म हो जा रहा है, आम पर असर पड़ा, आम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसका असर पड़ा आम पर, तो क्रिया का असर जिस वर्ड पर, जिस संज्ञा शब्द पर पड़ेगा या जिस सर्वनाम शब्द पर पड़ेगा उसको कहते हैं हम लोग कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक पहचानने का और एक इजी तरीका, क्रिया में आप क्या लगाकर क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे क्या खाता है, क्या खाता है, जवाब क्या मिलेगा, आम। तो क्रिया में क्या लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिलता है वो भी हो गया आपका कर्म कारक। कर्म कारक की एक पहचान हुई। अच्छा, जैसे कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह क्या था, ने था, उसी तरह से कर्म कारक का भी एक विभक्ति चिन्ह होता है, वो होता है को। जैसे महेश ने सुरेश को पीटा। ठीक है, तो क्रिया क्या है, काम क्या है, पीटना। इस काम को कौन कर रहा है, महेश। तो महेश क्या हो गया, कर्ता कारक, क्रिया को जो करेगा कर्ता कारक बार बार। ठीक है, अब यहां पर देखिए पीटा। अब मैंने क्या कहा था कि क्रिया में क्या लगाकर या क्या लगाकर क्वेश्चन कीजिएगा, जो जवाब मिलेगा वो हो जाएगा आपका कर्म कारक। तो यहां पर अगर हम क्या लगाकर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या पीटा, तो इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। एक और क्वेश्चन वर्ड है, उसको लगाने से भी कर्म मिलता है, वो होता है किसको। किसको पीटा, जवाब क्या मिलेगा, सुरेश को। ठीक है, तो कर्म दो तरीके से निकलेंगे, क्रिया में क्या लगाकर क्वेश्चन करने से, अगर क्या लगाने से नहीं मिल रहा है तो किसको लगाकर क्वेश्चन करोगे, जो जवाब मिलेगा वो होगा कर्म। और कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। कहीं कहीं पर को विभक्ति चिन्ह गायब रहेगा, जैसे इसके पहले वाले उदाहरण में को नहीं था। ठीक है, तो ये कर्म कारक हो गया। उसके बाद तीसरा आइए करण कारक। करण कारक, करण कारक का मतलब होता है कि कर्ता क्रिया को, मतलब काम को जिस चीज की सहायता से कर रहा है, ठीक है, वो संज्ञा वर्ड कहलाता है करण कारक। जैसे वह चाकू से फल काटता है। यहां क्रिया क्या है, काटना। और ये जो क्रिया है इसको कर कौन रहा है, वह। तो वह क्या हो गया, कर्ता। क्रिया को जो करेगा कर्ता। ठीक है, तो ये कर्ता कारक। अब ये जो कर्ता है ये किसकी सहायता से काम को कर रहा है, चाकू की सहायता से।
तो कर्ता जिसकी सहायता से या जिस माध्यम से, जिस साधन से काम को करता है उसको कहते हैं करण कारक। अब इसमें आपको 3 कारक मिल जा रहे हैं। वह चाकू से फल काटता है, थोड़ा पीछे भी चले जाइए। क्या काटता है? काटता है क्रिया है ना, काटता है में क्वेश्चन करो क्या काटता है, जवाब मिलेगा फल। तो मैंने क्या कहा था, क्या लगाकर अगर क्रिया में क्वेश्चन करोगे उसका जो जवाब मिलेगा वो हो जाएगा आपका कर्म कारक। तो फल क्या है? कर्म कारक। तो हम लोग यहाँ तो कर्म कारक नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं करण कारक। तो करण कारक में क्या हुआ कि चाकू की सहायता से ये काम हो रहा है। तो जिसकी सहायता से कर्ता काम को करता है, कर्ता क्रिया को करता है, वो कहलाता आपका करण कारक। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। कभी कभी करण कारक का विभक्ति चिन्ह ये भी मिलेगा आपको के द्वारा। जैसे राजा ने दूत के द्वारा संदेश भेजा, संदेश भेजा। काम क्या है? क्रिया क्या है? संदेश भेजना। अब इस काम को कौन कर रहा है? राजा करता हुआ। अब ये करता किस के माध्यम से इस काम को कर रहा है? संदेश भेजने के काम को दूत के द्वारा। तो दूत के द्वारा भी हुआ करण कारक। लेकिन यहां विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति क्या है? के द्वारा। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर विभक्ति क्या है? के द्वारा। तो करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह हुए, एक हुआ से और एक हुआ के द्वारा। इसके अलावा कुछ स्पेशल जगहों पे करण कारक को थोड़ा पहचानिएगा दूसरे तरीके से। जैसे ये तो इजी तरीका था करण कारक को निकालने का कि जिसकी सहायता से हम काम को कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर आपको करण कारक पहचान नहीं होगा, ये सेंस नहीं मिल सकता, हो सकता है ये सेंस न मिले। जैसे रीति, जैसे आपका सोहन आराम से बैठा है। आपको यहां से दिख रहा है, से आप समझ सकते हो कि ये करण कारक है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने जो परिभाषा बताई कि कर्ता जिस चीज की सहायता से काम को करता है, यहां ऐसा कोई सेंस नहीं है क्या? यहां क्या कोई ऐसा साधन है कि कर्ता बैठने का काम किसी चीज की सहायता से कर रहा है? सेंस वैसा नहीं है। तो ये सेंस से हटकर है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखना होगा, याद रखना होगा आपको, यहीं पे कुछ चीजें याद रखनी होंगी आप लोगों को कि जब कोई रीति का बोध हो, मतलब कोई तरीका, जैसे सोहन जो बैठने का काम कर रहा है, बैठने की रीति कैसी है? आराम से, ठीक है, रीति, तो वो होगा आपका करण कारक। दूसरा, कभी कभी आपका जैसे कोई विकार हो, मतलब कोई बुराई, जैसे आप ये देखिए सेंटेंस, अमित ने नशे से मुक्ति पा लिया, ठीक है। अमित ने नशे से मुक्ति पा लिया, यहां पर भी से है तो आप करण कारक कह सकते हैं विभक्ति चिन्ह के हिसाब से, लेकिन सेंस वो वाला नहीं जो परिभाषा में बताया गया था। यहां क्या है? नशा एक विकार है, एक दोष है, ठीक है। तो दोष या विकार रहे अगर सेंस, तो वहां पर आपका करण कारक होगा, ठीक है। एक उदाहरण और देखिए, जैसे आपका कोई संबंध का सोचना, वह कुएं से दूर बैठा है, ठीक है। तो यहां कुएं से दूर बैठा है, मतलब कि एक संबंध बताया जा रहा है कि वो कुआं है, कुएं से थोड़ी दूर पर बैठा हुआ, किसी दूसरी जगह पर बैठा हुआ है। तो एक संबंध सूचना भी जब जिसका सेंस अगर हो तो वो भी आपका करण कारक ही होता है, कुएं से। तो यहां पे कुएं से क्या हो गया? करण कारक। अच्छा, एक और देखिए, जैसे कारण, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारी वजह से मैं गिर पड़ा। तो यहां क्या है? वजह से, कारण, गिरने का कारण क्या? गिरने का कारण वजह से, तुम्हारी वजह से, वजह से मतलब कारण बता रहा है ना। तो जहां कारण का भी बोध हो वो भी आपका करण कारक कहलाएगा, ठीक है। मैं जो जो बोल रहा हूं ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं,
और एग्जाम्पल देते समय मैं एक एक, जैसे इसमें बताया रीति, इसके पहले कुएं से मैं बताया कि संबंध सूचना, अभी बताया कारण। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि करण कारक कहाँ कहाँ होते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ कारण। उसके बाद जैसे ताकत, बल, उसने मुझे पूरी ताकत से, या उसने मुझे ताकत से ढकेला। ढकेला क्रिया है, ढकलने का काम कौन कर रहा है? उसने कर्ता कारक। किसको ढकेला? मुझे ढकेला, कर्म कारक। क्रिया में क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन करने से क्या होता है? कर्म। किसको ढकेला? मुझे, तो मुझे क्या हो गया? कर्म कारक, ठीक है। अब ये ताकत से, यहां पे बल की बात हो रही है, तो जब बल की बात आए तो समझना वो करण कारक होगा, ठीक है। तो ये करण कारक के कुछ रहे। अब आइए आप लोग चौथा, अपादान कारक। अपादान कारक, इसमें क्या होता है कि संज्ञा, इसकी परिभाषा अगर बोला जाए तो संज्ञा और सर्वनाम के, या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से ये समझ में आए कि कोई वस्तु कहीं से अलग हो रही है, उसको कहते हैं अपादान कारक, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से ये समझ में आए कि कोई वस्तु कहीं से अलग हो रही है, वो कहलाता है का अपादान कारक। जैसे पहाड़ से नदी निकलती है, तो यहां पर क्या है? देखिए, पहाड़ से नदी निकल रही है, मतलब नदी जो है कहां से अलग हो रही है? पहाड़ से। तो ये जो संज्ञा रूप है पहाड़, ये जो संज्ञा है ना, कारक मैंने क्या कहा था कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही कारक होंगे। तो पहाड़ क्या है? संज्ञा है, नाउन है। अब इस संज्ञा रूप से क्या समझ में आ रहा है कि इससे कोई चीज अलग हो रही है। तो पहाड़ से कौन सी चीज अलग हो रही है? नदी अलग हो रही है, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कोई वस्तु अलग होती है उसको कहते हैं आपका हम अपादान कारक। तो पहाड़ से नदी निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ, ठीक है। ये अपादान कारक का परिभाषा हुआ। जैसे करण कारक में, अच्छा और एक चीज बता दें आप लोगों को, अभी हम लोग करण कारक पढ़ के गए। करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या थी? से थी ना, से और के द्वारा दो विभक्ति चिन्ह था ना। तो अपादान में भी से है विभक्ति, लेकिन इस से में और उस से में क्या फर्क है? वहां पे जो से था, उस से का मतलब क्या था कि उस चीज के साथ है, काम जो हो रहा है उस चीज की सहायता से हो रही है। वहां से का सेंस यही था कि जैसे चाकू से फल काटा, ठीक है, डंडे से पीटा, तो मतलब डंडा साथ में है। उस से का मतलब है कि वो कर्ता के साथ है, उसके उस जरिए से वो काम कर रहा है। यहां से का मतलब क्या हो रहा है अपादान कारक में कि ये अलग कर रहा है। इस से का मतलब हो रहा है अलग करना, ठीक है। तो दोनों से में ये फर्क है, करण और अपादान का, ठीक है। तो ये एक जनरल पहचान हुआ आपका करण कारक अपादान कारक का। जैसे करण कारक में हम लोग कुछ विशिष्ट वो देखे थे कि जैसे ताकत रहे तो करण कारक, संबंध सूचना रहे तो करण कारक, रीति रहे तो करण कारक। उसी तरह अपादान में भी कुछ जनरलाइजेशन है। जैसे आपका मैं तुमसे घृणा करता हूं, यहां पे क्या है? घृणा का भाव। जब घृणा का भाव रहे तो समझना अपादान, ठीक। विभक्ति चिन्ह क्या है? से, तुमसे। तो यहां पर अपादान कारक कौन सा है? तुमसे, ठीक है, ये अपादान कारक है। विभक्ति चिन्ह क्या है? से। तो घृणा का भाव जब रहे तो समझिएगा अपादान कारक। अच्छा, उसके बाद तुलना। जैसे पीयूष रोनित से लंबा है। यहां पे क्या हो रहा है? पीयूष और रोनित के बीच तुलना हो रही है, ठीक है, तुलना हो रही है। तो ये रोनित से जो है, रोनित के साथ किसकी तुलना हो रही है? पीयूष की। तो जब तुलना हो, जो कारक शब्द
तुलना जाहिर करे वो आपका हो जाएगा अपादान कारक। घृणा जाहिर हो तो अपादान कारक। तीसरा आपका डर, जैसे मुझे समुद्र से डर लगता है, ठीक है, समुद्र से डर लगता है, यहां पे से और क्या भाव है, डरने का। तो जहां डर का भाव हो वहां भी से के पहले जो शब्द होगा, संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द, वो आपका अपादान कारक होगा। अगला निषेध, जैसे आग से दूर रहो, यहां पर क्या हो रहा है, मना किया जा रहा है, निषेध, मना किया जा रहा है। तो जब मना करने का सेंस हो वाक्य में तो वो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। तो आग से कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक, ठीक है। अच्छा, और भी सेंस है इसके, जैसे स्थान बताया जाए, सब लिख लेना, वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा। स्थान, जैसे मेरी माँ दिल्ली से आ रही है, तो दिल्ली क्या है, स्थान है, ठीक है। तो जहां स्थान का बोध हो वो आपका अपादान कारक। वैसे तो ये भी हम इस सेंस में भी इसको ले सकते हैं, जो अपादान कारक की परिभाषा बताई गई थी कि जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती समझ में आए। तो दिल्ली से माँ अलग हो रही है, तो दिल्ली से कुछ अलग हो रहा है ना, मेरी माँ अलग हो रही है, तो उस हिसाब से अपादान कारक है, ठीक है। लेकिन फिर भी स्थान बोधक, जैसे स्थान का पता चले जिस अपादान कारक से, जिससे वो भी आपका अपादान कारक होता है। और एक देखते हैं, जैसे कोई चीज कहीं से उत्पन्न हो, जैसे यमुनोत्री से निकलती है। यहां पर क्या है, यमुना नदी है, ठीक है, और यमुनोत्री ये हिमनद है, इस हिमनद के पिघलने से यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री हिमनद। तो यमुना नदी कहां से उत्पन्न हो रही है, यमुनोत्री हिमनद से उत्पन्न हो रही है। तो जब उत्पन्न होने का सेंस हो कहीं से, वो भी आपका होता है अपादान कारक, ठीक है। और क्या, समय, वह शनिवार से लिख रहा है, यहां पे क्या है, शनिवार से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह, और एक टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो एक अपादान कारक हुआ, ठीक है। तो ये अपादान कारक के सारे चीज हो गए। अब हमारा अगला होगा चौथे के बाद पांचवा ये संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, देखिए परिभाषा बोलूं, ठीक है, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, या ऐसे सोचो, ऐसे समझो कि वाक्य में कर्ता जो है वो किसी को कुछ दे रहा हो, या कर्ता किसी के लिए कुछ कर रहा हो, ठीक है, उसको कहते हैं आपका संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जा रहा है या जिसको कुछ दिया जा रहा है, वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। जैसे आपका भिखारी को पैसे दो, यहां पर भिखारी के लिए कुछ किया जा रहा है, ठीक, तो भिखारी को क्या हो गया आपका संप्रदान कारक। या अनीता के लिए समोसे लाओ, यहां पर अनीता के लिए कुछ किया जा रहा है, ठीक। पहले में क्या था, भिखारी को कुछ दिया जा रहा है, भिखारी को क्या दिया जा रहा है, पैसा। यहां क्या है, अनीता के लिए समोसे लाओ, मतलब अनीता के लिए कोई काम किया जा रहा है। तो वाक्य में कर्ता जब किसी के लिए कुछ करता है या किसी को कुछ देता है, तो वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक।
इसका भी विभक्ति को और के लिए। को जो है विभक्ति हम लोग पढ़े थे कर्म कारक में, कर्म कारक में विभक्ति थी को। जैसे उसने मुझको पीटा, मुझको, या राम ने श्याम को पीटा, तो श्याम को क्या था, कर्म कारक, उसकी विभक्ति चिन्ह क्या थी, को। तो यहां पर भी तो विभक्ति है को, तो दोनों को में कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कब आप कहोगे संप्रदान और कब कहोगे कर्म। तो जब देख लोगे, ये याद रखना कि जब इसके लिए कुछ किया जा रहा है या इसको कुछ दिया जा रहा है, इसको को, ठीक है, तब वो हो जाएगा संप्रदान। अब बाकी आपका हो जाएगा कर्म कारक। कंसेप्ट क्लियर हुआ संप्रदान का। अब आते हैं हम लोग, संप्रदान में तो और कुछ नहीं है शायद ना। अब आओ संप्रदान के बाद छठवां संबंध कारक। संबंध कारक परिभाषा सुन लीजिए पहले, कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है वो कहलाता संबंध कारक। जैसे यह मेरा घर है, तो ये जो घर है, घर का संबंध किससे है, मुझसे है, मेरा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, संबंध कारक। इस मेरा से क्या समझ में आ रहा है कि मेरे से घर का संबंध है, इस घर का संबंध किससे है, मेरा से है, तो मेरा हो गया संबंध कारक, ठीक है। और लिख दिए उसके पिताजी आम खा रहे हैं। यहां पर पिताजी का संबंध किससे है, उसके, है कि नहीं, एकदम क्लियर समझ में आ रहा, उसके, ठीक है। पिताजी का संबंध किससे है, उसके से है, तो ये उसके क्या हो गया आपका संबंध कारक। अब इसमें विभक्ति चिन्ह देखिए, यहां क्या था रा, यहां क्या है के, कहीं पर री होगा, कहीं पर रे होगा, तो ऐसे याद रखिएगा संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, का, के, की विभक्ति चिन्ह। कभी का होगा, जैसे उसका कहेंगे तो का, उसकी कहेंगे तो की, उसके कहेंगे तो के हुआ। फिर रा, रे, री, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, तो का, के, की और रा, रे, री, ये आपका संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। अब संबंध कारक में आपका एक चीज होता है, कहीं कहीं पर आपको संबंध नजर नहीं आएगा। जैसे करण में अपादान में हमने देखा ना, करण में और अपादान में कुछ कुछ खास सेंटेंस थे, कुछ कुछ खास शब्द थे। उसी तरह संबंध में आपको हो सकता है संबंध नजर ना आए परिभाषा के अनुसार, तो भी वो संबंध कारक होगा। जैसे मान लीजिए अधिकार, जैसे राजा की प्रजा, तो ये प्रजा पर किसका अधिकार है, राजा का, राजा की प्रजा। तो जहां अधिकार का बोध हो वो भी आपका संबंध कारक है, ठीक है। अच्छा, और संबंध का बोध तो हो ही गया है। जैसे ये ऐसे लिखो, भरतपुर का नायक, ठीक है। भरतपुर का, ये नायक का संबंध किससे है, भरतपुर से है, तो ये भी आपका संबंध कारक हुआ, ठीक है। तो आसान है, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। अब सातवां आते हैं संबंध के बाद अधिकरण, ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में परिभाषा सुनिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो, मतलब वो क्रिया कहां हो रही है, उसको कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे बच्चा टब में नहा रहा है, ठीक। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ओके।
तो यहां पर बच्चा नहाने का जो काम कर रहा है कहां कर रहा है? टब में। तो क्रिया कहां हो रहा है? टब में। तो ये कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बैठने का काम कहां हो रहा है? पेड़ पर। तो अधिकरण कारक, मतलब क्रिया कहां हो रही है? क्रिया जहां हो रही है वो होगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है। अब में जो है इसका विभक्ति चिन्ह, पर है विभक्ति चिन्ह। अब में के लिए कहीं कहीं पर जैसे वह पानी के अंदर है, तो अंदर होने माने होने का काम, पानी में होने का जो काम है वो कहाँ हो रहा है? अंदर में, पानी के अंदर। वो पानी के अंदर, उसके होने का काम कहाँ वो कहाँ है? पानी के अंदर। तो में के जगह पे के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। मध्य, वह जैसे सूरज अमित और पीयूष के मध्य बैठा हुआ है या बीच में बैठा हुआ है, तो बीच में यह भी विभक्ति चिन्ह हो सकता है। में के जगह पर हम बीच में लिख दिए। ठीक है। सेंस समझना कि काम कहां हो रहा है, काम जहां हो रहा है होगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है। विभक्ति चिन्ह इसका क्या? में, पर। ठीक है। चलती लैंग्वेज में पै, पे ये भी होता है। ठीक है। लेकिन शुद्ध हिंदी में, शुद्ध खड़ी बोली में, पर ये आपका विभक्ति चिन्ह हुआ अधिकरण कारक का। आठवां आइए और लास्ट, आठवां है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक। अभी तक हम लोग जितना कारक पढ़े उसमें क्या था कि कारक शब्द के बाद विभक्ति लगी हुई थी। कर्ता कारक में क्या था? कर्ता के बाद ने का विभक्ति चिन्ह था, ने। कर्म को करण के बाद से, अपदान के बाद से, ठीक है, संप्रदान के बाद आपका को या के लिए था। तो संबोधन कारक में आपका विभक्ति चिन्ह तो नहीं कहेंगे, संबोधित संबोधन शब्द होगा। संबोधन का मतलब क्या होता है? कि किसी को एड्रेस करना, किसी को बुलाना, पुकारना, होशियार करना। संबोधन कारक की परिभाषा होती है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए या किसी को चेताया जाए, होशियार किया जाए, उसको कहते हैं आप संबोधन कारक। ठीक है। तो जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं या चेताते हैं तो कैसे बात करते हैं? अरे रजनी, हाँ, किसी को पुकार रहे हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं, अरे रजनी कहां जा रही हो? ठीक। या मतलब पुरानी जो देहाती हिंदी है, अबे, अबे का भी यूज होता है। अबे लड़के क्या कर रहा है? ठीक है। अबे लड़के क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जो अबे लड़के, अरे रजनी, ये क्या है? किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, किसी को हम पुकार रहे हैं, होशियार कर रहे हैं या बुला रहे हैं। तो ये भी संज्ञा है, रजनी, लड़के क्या है? संज्ञा है। तो दोनों क्या है? कारक है। और ये कारक कैसे कारक हुए? यहां पर इनको बुलाया जा रहा है, एड्रेसिंग किया जा रहा है, तो ये कौन सा कारक हुआ? संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक। ओके। और इसमें और कुछ है नहीं। अब इसमें कुछ वर्ड जैसे अरे बताया मैंने, अबे बताया, फिर अजी, हाँ, फिर हे, जैसे हे भगवान मुझ पर कब कृपा करोगे? ठीक है। हे भगवान मुझ पर कब कृपा करोगे? हे ये वर्ड आएगा आपका। अजी है, अरी हुआ, अबे हो गया। ठीक है। तो ये सब जो शब्द हैं वो इस कारक के पहले लगे रहेंगे, तो इससे आप पहचान लीजिएगा कि ये संबोधन कारक है। और इसके बाद संबोधन कारक के बाद देखिएगा संबोधन चिन्ह होता है, ऐसा खड़ी पाई देके नीचे बिंदी, इसको संबोधन चिन्ह कहते हैं। ठीक है। ओके। तो 8 कारक हो गए, लगभग समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर दोबारा वीडियो को देखना, क्योंकि बड़ा फास्ट बताया गया है। आप वीडियो पॉज कर करके आप नोट करते जाइएगा कि
संबंध कारक का उदाहरण, संप्रदान कारक का उदाहरण, उसकी परिभाषा मैंने क्या बताई, नोट करके अगर कॉपी में आप लिख लीजिएगा ना तो आपके लिए एकदम ये इजी हो जाएगा, आपको और कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम के लिए आपको और कहीं कुछ नहीं देखना है, सीधा सा वाक्य दिया रहता है एग्ज़ाम में कि प्रश्न दिया रहेगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से कारक चुनिए और उनका नाम लिखिए, कारक चुनिए और उनका नाम लिखिए। तो वाक्य दिया रहेगा, अब आप उसको कारक तो चुनना बहुत आसान, सबसे आसान। आप सीधा सा क्या करोगे, वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम वर्ड है, अगर आपको संज्ञा सर्वनाम नहीं आता तो पढ़ के कोई फायदा नहीं, संज्ञा और सर्वनाम वर्ड को खोज के निकाल लेना, वही हो गया कारक। अब वो कारक कौन सा कारक है, तो 8 कारकों का मैंने पहचान बता दिया। अगर उसको 2-3 बार आप वीडियो देख के दिमाग में रख लिए तो आप आराम से कारक कर लोगे, जैसा भी कारक आए। और मैंने पूरा डिटेल में बताया, ऐसा नहीं कि कम, जैसे अपादान का कहाँ कहाँ और एक्स्ट्रा होता है, कर्ण का एक्स्ट्रा और कहाँ कहाँ होता है, वो भी बता दिया। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक पूरा क्लियर है, इसमें और कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद अब समास हो गया, कारक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद के वीडियो में वाच्य, वो आप लोगों के एग्जाम में आता है। इस बार आप लोगों का क्या वाच्य है, कारक है और समास है। तो समास और कारक हो गया, वाच्य पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जो लोग चैनल में न्यू देख रहे हैं इस वीडियो को, तो लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको आपके काम का जो रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आगे व्याकरण फिर देखना है आपको तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।